नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुद्दा आपका में। मैं हूं प्रीति सिंह। भारत ने एक बार फिर दुनिया भर के देशों से एकजुट होकर एक सुर में आतंकवाद पर सीधा प्रहार करने की अपील की है। दिल्ली में काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग पर तीसरे नो मनी फॉर टेरर विषय पर मंत्री स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि युद्ध ना होना शांति का प्रतीक नहीं है, बल्कि छद्म युद्ध ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने कहा कि दशकों से विभिन्न नामों और रूपों में आतंकवाद ने भारत को चोट पहुंचाने की कोशिश की और इस वजह से देश ने हजारों कीमती जीवन खो दिए। लेकिन इसके बावजूद देश ने आतंकवाद का बहादुरी से मुकाबला किया और हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक आतंकवाद को जड़ से उखाड़ कर नहीं फेंका जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान पाकिस्तान और चीन का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई देश राजनीतिक, आर्थिक और वैचारिक तौर पर आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं। आतंकवाद को लेकर जो दया या सहानुभूति दिखाते हैं, उन्हें भी आईना दिखाने की जरूरत है। आतंकवाद का एक सोर्स संगठित अपराध है, जिनके सदस्यों का आतंकी संगठनों से संबंध होता है, जो हथियार और ड्रग तस्करी का पैसा आतंकी घटनाओं में लगाते हैं। हमें आतंकवादियों का सपोर्ट सिस्टम, उनकी फंडिंग रोककर खत्म करनी होगी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह संज्ञान में लेना चाहिए। प्रॉक्सी वॉर के प्रति सख्त रुख अपनाना चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद का दीर्घकालिक स्वरूप विशेष रूप से गरीबों या स्थानीय अर्थव्यवस्था पर चोट करता है, चाहे वो पर्यटन हो या व्यापार। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म, यूनिफाइड और जीरो टॉलरेंस का अप्रोच ही आतंकवाद को हरा सकता है। तकनीक के युग में आतंक का चेहरा भी बदल रहा है, जिसमें डार्कनेट और फेक करेंसी शामिल है। आतंक की कोई सीमा नहीं होती, सिर्फ जीरो टॉलरेंस अप्रोच ही उसका मुकाबला कर सकता है। आतंकवाद उसी वक्त खत्म किया जा सकता है, लेकिन पुख्ता रणनीति आतंकवाद की जड़ को समाप्त करती है और उसके लिए एक्टिव रिस्पॉन्स की जरूरत है। इस सम्मेलन में 72 देशों के लगभग 450 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इनमें मंत्री, बहुपक्षीय संगठनों के प्रमुख और वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी FATF के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख भी शामिल हैं। मुद्दा आपका में आज हम चर्चा करेंगे समय के साथ बदलते आतंकवाद के स्वरूप और इसकी फंडिंग की चुनौतियों पर। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं 3 खास मेहमान। मेरे साथ जुड़ रहे हैं अनिल चौधरी जी, जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी हैं इंटरनल सिक्योरिटी गृह मंत्रालय में। अनिल चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। डॉक्टर अरविंद गुप्ता मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर हैं विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के। डॉक्टर अरविंद गुप्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव सी कटोच, जो कि डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कटोच सर और शुक्रिया मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। अनिल चौधरी जी, शुरुआत आपसे करूंगी और सबसे पहले मैं समझना चाहूंगी आपसे कि आतंकवाद के खिलाफ काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग पर यह तीसरा सम्मेलन है। हमने देखा पहले 2 सम्मेलन 2018 में पेरिस में और 2019 में मेलबर्न में आयोजित हुए थे। इस बार सम्मेलन भारत में हो रहा है। इस सम्मेलन का भारत में होना, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, कितना महत्वपूर्ण है? देखिए प्रीति सिंह जी, मुद्दा अहम है, समस्या बड़ी जटिल है। प्रधानमंत्री साहब ने सही कहा कि अगर टेररिज्म को खत्म करना है जड़ से, तो सब देशों को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। मैंने समझाने की कोशिश करी है कि हमने इससे जूझे भी हैं कि ये जो तरीके होते हैं फाइनेंसिंग के, पैसा भेजने के, वो बहुत तरीके हैं। पाकिस्तान से आपने एक बाउंड्री वॉल बना दी, वो काफी नहीं है। और तरीके हैं, बिजनेस से भी फंड्स आते हैं और हवाला से भी आते हैं। और देखिए लैंड रूट से फिर स्मगलिंग भी होती है, उससे भी फंड्स आते हैं। और फंड जरूरी है। अगर आपको टेररिज्म हथियार से और बारूद से उड़ाने की कोशिश करनी है अपना दिखाने के लिए, तो पैसा देना पड़ेगा और पैसा ये देते हैं। गनीमत है कि अब हमारे पास टेररिज्म में ज्यादा, जैसे नक्सलिज्म जो बहुत एक टाइम पे बहुत चरम पे था, बाहर से फंडिंग आती थी, वो अब बहुत कम है। नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत कम हो गई है। लेकिन हाँ, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से तो सरकार की एजेंसीज और गैर सरकारी और इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स सभी इसमें एकजुट होके पैसा भेजते हैं।
हमारे देखिए लोग जाके बाहर नौकरियां करते हैं, वहां से पैसा भेजते हैं, सोना भी भेजते हैं, सोना स्मगलिंग भी करते हैं। तो जैसे मैंने कहा, मुद्दा बहुत अहम है लेकिन समस्या बहुत जटिल है। सबको मिलके, हमारे भारतवर्ष में ही इतनी एजेंसीज हैं। बाहर की इंटेलिजेंस के लिए RNAW है, देश के अंदर की इंटेलिजेंस के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो है, जी। फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है जो कि नजर रखती है फॉरेन फंड्स पे, फिर और स्टेट की एजेंसीज भी हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। इन सबको मिलजुल के हमने कोशिश करी थी एक दफे मल्टी एजेंसी सेंटर बनाने की, सब जी। मिलके रोज के रोज बताएं कि कहाँ पे क्या, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से गड़बड़ हो रही है। मॉनिटरिंग बहुत जरूरत है, इसमें मॉनिटरिंग बहुत एक्सटेंसिव होनी चाहिए, हो रही है मुझे मालूम है, और इसको बढ़ाना चाहिए। और बिल्कुल। टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल होना चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी खास तौर पे जो यूज करते हैं टेररिस्ट ग्रुप्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर भी यूज करते हैं, जी। और तरह तरह के तरीके बिल्कुल हैं। अनिल चौधरी जी, मैं समझूंगी कि समय के साथ जिस तरह से स्वरूप चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी का भी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, आतंकवाद का स्वरूप बदल रहा है, उसके साथ हमारी तैयारी और कितना पुख्ता है उससे लेकर भी मैं आपसे बात करूंगी। लेकिन डॉक्टर अरविंद गुप्ता, पहले मैं आपसे समझूंगी, जैसे क्योंकि भारत जो है वो दुनिया भर में जो सबसे ज़्यादा प्रभावित आतंकवाद से देश हैं उनमें से एक देश भारत है, और मैंने इसीलिए कहा कि ये सम्मेलन तो है ही। पिछले कुछ दिनों में भारत में इस विषय पर 2 और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुए, इंटरपोल की 90वीं महासभा और मुंबई में सुरक्षा परिषद के आतंकवाद पर विशेष बैठक। आतंकवाद हम देखें तो आज का नहीं, ये एक बहुत पुरानी बीमारी है एक तरह से हम समझें। मैं आपसे थोड़ा समझना चाहूंगी, सिर्फ भारत और सिर्फ भारत के नजरिए से नहीं बल्कि दुनिया भर में अगर हम आतंकवाद को देखें, क्योंकि जब हम फंडिंग को रोकने की बात करते हैं, आतंकवाद को रोकने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक अप्रोच चाहिए, सबको एक साथ आना है, एकजुट होना है। मुझे थोड़ा सा बताइए कि आतंकवाद का जो स्वरूप है और आतंकवाद की जो घटनाएं हैं आतंकवादी दुनिया भर में, क्या हम माने कि वो धीरे धीरे समय के साथ कम हो रही हैं, या वैसा ही स्वरूप है, या ये और बड़ा खतरा बन रहा है? जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। जिस प्रकार से आतंकवाद का स्वरूप बदल रहा है, मुझे लगता है कि ये समस्या और भी बढ़ती जा रही है। इस समय तकनीक और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जो नए वित्तीय तंत्र और नए चैनल्स पैसा लाने के लिए और भेजने के लिए, उनका विकास, और जो हवाला पहले चलता था कि फ़िज़िकली लोग जाते थे, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये तरह तरह के नए प्लेटफॉर्म्स जो हैं, तुरंत आप पैसा भेज सकते हैं, ला सकते हैं, छोटे अमाउंट्स में ला सकते हैं। मॉनिटरिंग बड़ी दिक्कत है। तो आतंकवाद का स्वरूप बड़ा ही बदलता रहता है। एक तो तकनीक इसका है, दूसरा जो एक इसका फैक्टर है वो ये है कि हालांकि इस बात पे कोई दो राय नहीं कि हमें एक ग्लोबल कोऑपरेशन होना चाहिए, और बहुत कुछ काम हुआ भी है, लेकिन आज भी जो वैश्विक स्तर पर एक तरह का सहयोग होना चाहिए वो हो नहीं रहा। और प्रधानमंत्री के भाषण में ये बात निहित भी थी कि कई लोग जो है स्टेट्स, वो अभी भी इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं। डबल टेररिज्म, डबल स्टैंडर्ड्स ऑन टेररिज्म, ये अभी भी चल रहा है, और बल्कि बदतर होता जा रहा है। और तीसरा ये है कि जिस प्रकार से ऑर्गेनाइज क्राइम का बढ़ा है, और टेररिज्म और ऑर्गेनाइज क्राइम के लिंक बढ़े हैं। आज ऑर्गेनाइज क्राइम को अगर आप देखें तो उसकी एक, अगर उसको इंडस्ट्री मान के चलें तो वो ग्लोबल ऑयल इंडस्ट्री से भी बड़ा है, हेल्थ इंडस्ट्री से भी बड़ा है, क्योंकि उसमें ड्रग ट्रैफिकिंग भी आ जाता है, और उसमें तरह तरह की और ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी आता है, साइबर क्राइम और तरह तरह के क्रिप्टो करेंसीज आ रही हैं। तो ऑर्गेनाइज क्राइम, और डार्क नेट की भी आपने बात की, डार्क वेब की बात की, तो ऑर्गेनाइज क्राइम इतना बड़ा हो गया है, और टेररिज्म का उससे लिंक जो है वो इतना अदृश्य सा बन गया है कि कहाँ से पैसा आता है, कहाँ जाना है, इसको बड़ा मुश्किल है उसको मॉनिटर करना। FATF कोशिश कर रहा है, FATF ने बड़ा काम किया है पिछले दिनों में, बट FATF में भी मुझे लगता है, और ग्लोबल लेवल पे, UN लेवल पे भी ये पॉलिटिक्स बहुत हो जाता है, पॉलिटिसाइजेशन। अभी आप देखिए, पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में था, और कुछ ऐसी पॉलिटिसाइजेशन हुई कि पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, उसका टेररिज्म में वैसा ही हाथ है जैसे पहले था, और वो ग्रे लिस्ट से बाहर हो गए।
तो जब तक इस प्रकार की पॉलिटिसाइजेशन रहेगी और जब तक एक सच में एक पूरा विश्व एक काउंटर टेररिज्म और टेररिज्म लड़ने के लिए कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन वगैरह नहीं बनाएगा, जिसका कि भारत पिछले 2.5 दशक से बात कर रहा है, तब तक मुझे नहीं लगता कि ये इतना बढ़ता हुआ जो विकराल स्वरूप है टेररिज्म का और टेररिज्म फाइनेंसिंग का, उसके ऊपर एक कंट्रोल किया जाए। इसीलिए जो आपने कहा 3 सम्मेलनों की बात की, ये एक बड़ी अच्छी पहल है, लेकिन उसके लिए एक पॉलिटिकल विल भी होना चाहिए। बिल्कुल। अ, इसके बाद मैं आपसे कटोच सर समझना चाहूँगी, जैसा अभी डॉक्टर गुप्ता ने भी कहा कि ऑर्गेनाइज्ड हो गया है सब कुछ और एक इंडस्ट्री की तरह अगर हम इसे देखें, और जाहिर तौर पर आतंकवाद एक उद्योग की तरह बना दिया गया है। समय के साथ साथ मानव पूंजी, भूमि, धन को जुटाना, हमने देखा कि तमाम जो मैं कहूँ अलकायदा की बात कर ले, इस्लामिक स्टेट की बात कर ले, बोको हरम जैसे संगठन आतंकवाद को उद्योग का रूप देते रहे धीरे धीरे। भूमि पर कब्जा होता है, युवाओं की एक तरह से भर्ती होती है और इस काम को अंजाम दिया जाता है। और हमने देखा किस तरह से ये एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री का रूप लेता जा रहा है आतंकवाद धीरे धीरे, जैसा आप सब कह रहे हैं। अगर मैं ये समझूं, क्योंकि जब हम ग्लोबल कॉपरेशन की बात करते हैं, एकजुट होने की बात करते हैं, क्या आज तक हम ये समझ पाए हैं कि आतंकवाद के खिलाफ कोई एक परिभाषा है दुनिया भर में? वो बन पाई है क्या? शुक्रिया प्रीति जी। नहीं, आज तक तो कोई परिभाषा बनी नहीं है टेररिज्म की, क्योंकि जहाँ तक इंटरनेशनल, अगर आप इंटरनेशनल स्तर पर देखेंगे इसको, तो पॉलिटिक्स बीच में आ जाती है। और जब एक देश में कोई बोलता है कि ये टेररिस्ट है, तो दूसरा देश बोलता है वो टेररिस्ट नहीं, वो फ्रीडम फाइटर है। तो ये जो लड़ाई चलती है कि टेररिस्ट कौन है और फ्रीडम फाइटर कौन है, ये चलती रहेगी और इसमें कोई मुझे नहीं लगता है कोई बदलाव आएगा। लेकिन जिस प्रकार से पहले कहा गया था डॉक्टर अरविंद गुप्ता की तरफ से, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। देखिए, दो बड़े कारणों से ये चल रही है। एक तो ऑर्गेनाइज क्राइम की तरह से टेररिज्म चल रही है, उसके साथ जुड़ा हुआ है, और ये ऑर्गेनाइज क्राइम यहाँ पर पूरी दुनिया जुट होके मिलकर इसको सुधार सकती है। लेकिन जो प्रॉब्लम आता है, जहां टेररिज्म पॉलिटिक्स के साथ जुड़ी हुई है, तो वहां पर दुनिया को इकट्ठा होना, मैं समझता हूं ये नामुमकिन है और ना तो होगा। मैं छोटा सा मिसाल देता हूं आपको। इस समय पर यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध हो रहा है और चीन रूस को सपोर्ट कर रहा है। फर्ज करो अगर कोई टेररिस्ट अटैक रूस में या चीन में होता है, तो वेस्टर्न देश इसको सपोर्ट करेंगे, और उसी प्रकार से अगर वेस्टर्न देशों में अगर कोई टेररिस्ट अटैक होता है, तो रूस और चीन उसका विरोध नहीं करेंगे। तो यहां पर पूरी पॉलिटिक्स आ जाती है, और क्योंकि पॉलिटिक्स बीच में आ जाती है, इसको रोकना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसको कहने, फिर भी जिस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, बेशक इसमें पॉलिटिक्स आ जाती है, लेकिन FATF ने बहुत अच्छा काम किया है, और उसके वजह से काफी हद तक टेररिज्म जो है वो कंट्रोल पे आ गई है, क्योंकि फाइनेंसेस ही है जो एक ऑक्सीजन देता है टेररिज्म को। तो मैं समझता हूं कि इसको पूरा तरह से समाप्त करना, मैं समझता हूं मुश्किल है, लेकिन हर एक देश जो है वो जो इम्पैक्टेड है, जैसे भारत है, इसके इफेक्ट्स हम ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। बेशक हम इसको पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकेंगे। प्रीति। बिल्कुल। अनिल चौधरी जी, आप कुछ चैलेंजेस के बारे में भी आगे बात कर रहे थे। तमाम हम नीतियों के लेवल पर देखें तो भारत की जाहिर तौर पर ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है। टाडा, पोटा, UAPA, तमाम हमारे पास इसके खिलाफ हथियार भी एक तरह से, और जिस तरह से हम बदलते स्वरूप की लगातार बात कर रहे हैं, चाहे वो साइबर टेररिज्म हो, बायो टेररिज्म हो, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो, इसके हिसाब से लगातार हमारी तैयारी और मजबूत होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से बात आ रही है कि जो पॉलिटिकल विल और जो एकजुटता होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं किसी न किसी राजनीति की भेंट चढ़ जाती है, इसलिए वो मैं कहूँ कि उस तरह का प्रयास ग्लोबल रूप में या कहें वैश्विक रूप में हमें नहीं दिखता, और फंडिंग को रोकने में कहीं ना कहीं यही सबसे बड़ी रुकावट भी है। तो ऐसे में जब हम अपनी तैयारियों की बात करते हैं, वो फिलहाल हमें कहाँ दिख रही है और इसमें सबसे बड़े चैलेंजेस कहाँ हैं? देखिए, बहुत सही ये एग्जाम्पल दिया गया है कि जिस FACS ने ग्रे किया, एक काला देश जो काला है, सब जानते हैं, टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है, पैसे भी दे रहा है, हथियार भी दे रहा है, तो
काला है उसको ग्रे किया, लेकिन उस ग्रे को भी हटा दिया। ये अंतर्देशीय जो मुद्दे हैं, वो समझना बड़ा मुश्किल होता है। सब अपना भला देखते हैं, अपना रुतबा दिखाना चाहते हैं। और हमारे देश में जहाँ तक सवाल है, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि बहुत सारी एजेंसीज हैं, उनको सबको मिल के एकजुट होके काम करना है और तभी आप उसको रोक पाएंगे। और बिल्कुल वो तरीके सिर्फ ये नहीं है कि वो लोग लेके आएंगे साथ में पैसा, लेकिन पैसा भेजने के कितने तरीके हैं। आप पैसा जमा कर दीजिए कहीं, उसका कोड दे दीजिए, यहाँ आप निकाल लीजिए मशीन से, ये भी एक तरीका है। पैसा तो चाहिए, बिना पैसे के तो कोई अपने हथियार उठाता नहीं है, अपनी जान जोखिम में डालता नहीं है। खास तौर पे हमारा देश जैसे भारत है, वहाँ पर तो बहुत लोगों को पैसा बहुत अहम काम करता है। और सिर्फ ये कहना कि भाई सब मिलके गोष्ठी करना ज़रूरी है, इस पे विचार करना ज़रूरी है और सबकी सहमति होनी चाहिए कि ख़त्म करना है। टेररिज़्म में किसी देश को नहीं छोड़ा है। पहले साउथ ईस्ट एशिया में भी टेररिज़्म ने किया है, काफ़ी नुकसान भी किया है और स्पेशली इंटरनेशनल इस्लामिक टेररिज़्म ने बहुत विनाश किया है। अमेरिका में भी, यूरोप में भी, साउथ एशिया में भी, सब जगह। तो अब वो लेकिन कुछ लोग फरार हैं जो वांटेड है। हमारा जो यहाँ पर हुआ था केस 9/11 को, उसमें मालूम है कि किन लोगों का हाथ था जो गाइड कर रहे थे। वो भी अभी तक उनको कन्विक्शन नहीं हुआ, उनको हवाला नहीं दिया है इंडिया को। देखिए अच्छा है वैसे इंडिया में हो रहा है, सब देश सुनेंगे। 2 दिन का है, प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा बहुत सही कहा कि सबको मिलना चाहिए, कि इसको जड़ से उखाड़ना चाहिए। जड़ से तो इसकी जड़ें बहुत ही नीचे चली गई हैं, जी। अंदर तक। हम्म। उनको उखाड़ना इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, ठीक है डॉक्टर गुप्ता, ऐसे में आपको क्या लग रहा है आगे की राह क्या है? हम जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में हमने देखा है उल्लेखनीय कमी आई है भारत में आतंकवादी गतिविधियों की जब हम बात करें। तो ये कमी तो आ रही है, लेकिन आगे भी अपनी तैयारी को किस तरह मुस्तैद रखना है? अगर हमें एकला चलो की राह भी लेनी है, अगर उस तरह का ग्लोबल सपोर्ट नहीं भी है, जब परिभाषा एक नहीं है, रुख अलग-अलग है, तो ज़ाहिर तौर पर उसकी फंडिंग को लेकर भी बहुत जल्दी रास्ता निकलता नहीं दिखाई दे रहा है कि पूरी तरह से इसका खात्मा हो सके। ऐसे में हमें क्या करना होगा? ये देखिए, भारत में बहुत काम हुआ है पिछले कुछ वर्षों में, और जैसा कि अनिल चौधरी जी ने कहा, वो उन्होंने एक मल्टी एजेंसी सेंटर की बात की। एक समय में नेट ग्रिड की भी बात चलती थी, जिसमें कि इंटेलिजेंस शेयरिंग वगैरह हो। FATF में हमारा काफ़ी सहयोग है। और इस समय जो हमारी नई टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है मॉनिटरिंग में। इंटेलिजेंस काफ़ी बेहतर हो गई है, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन टेररिज्म भी बढ़ता जा रहा है। तो हम वो एक स्टेप हमसे आगे रहते हैं, तो इसलिए हमें तो हमेशा मुस्तैद रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा। लेकिन कई चीज़ें की जा सकती हैं। सबसे पहले ये है कि हम खुद के तैयार रहें और अपनी जो भी एजेंसीज़ वगैरह हैं उनमें नई टेक्नोलॉजी तकनीकों का इस्तेमाल हो, वो बहुत ज़रूरी है। अपनी सर्वेलेंस मॉनिटरिंग वगैरह बढ़िया हो और इंटेलिजेंसी कोऑर्डिनेशन अच्छी हो। लेकिन हालांकि डबल स्टैंडर्ड्स हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इसका अर्थ ये नहीं है कि इंटरनेशनल स्तर पर कोऑपरेशन नहीं है। FATF एक इसका उदाहरण है। FATF में सब कंट्रीज जाती हैं। FATF ने पिछले कुछ सालों में जो स्टैंडर्ड्स तैयार किए हैं, वो स्टैंडर्ड्स लगभग सारी कंट्रीज अब अडॉप्ट कर रही हैं। वो स्टैंडर्ड्स हैं कैसे की मॉनिटरिंग करनी है, बैंकिंग में क्या होना चाहिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कोऑपरेशन क्या होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को कैसे इस्तेमाल किया जाए, नई तकनीक जो आ रही हैं उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो एक जब स्टैंडर्ड्स डेवलप होते हैं तो इंटर एजेंसी कोऑपरेशन भी बढ़ रहा है और जॉइंट एक्शंस भी हो रहे हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज आजकल जॉइंट एक्शन भी कर रही हैं। वो ठीक है कि कुछ कंट्रीज़ अपने पॉलिटिकल मोटिव्स की वजह से वो नहीं इसमें पूरी तरह से सहयोग करती, लेकिन कोऑपरेशन हुआ है। IS जो कि इस्लामिक स्टेट था, एक ज़माने में उसका 2-3 बिलियन डॉलर के एसेट्स थे, वो कम होके अब लगभग 40-50 मिलियन डॉलर आ गए हैं। और उसमें हॉक्स आई, बिल्कुल एक हर कंट्री की एक शार्प नज़र उसमें लगी है। तो
ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी ज़रूरी है। ये सम्मेलनों में ऐसी बातें होती हैं और ख़ासकर एक एक्सपर्ट और प्रोफेशनल लेवल पे जब कोऑपरेशन बढ़ता है तो टेररिज्म से डील करने की होती है। जैसे कि आपको याद होगा श्रीलंका में जब टेररिस्ट का अटैक हुआ था कुछ साल पहले, भारत ने उनको पहले ही बता दिया था कि ये होने वाला है। तो ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन की वजह से हुआ। तो हमें इतना निराश भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ बात यह है कि टेररिज्म का चूंकि एक बदलता चेहरा है, स्वरूप बदल रहा है, तो उसके लिए हमें हर समय कुछ एक स्टेप उनसे आगे रहने के लिए कई उसमें बदलाव अपने तंत्र में करने पड़ेंगे। बिल्कुल, और एक स्टेप आगे लेने को लेकर जो बात कही है डॉक्टर गुप्ता ने, कटोच सर, क्या अब माना जाए कि समय के साथ वो एक स्टेप आगे रहना कहीं ना कहीं भारत की नज़र से ये सबको दिख भी रहा है, भले ही वो कूटनीतिक स्तर पर हो, विदेश नीति के स्तर पर हो, अपनी बात अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में पुरजोर तरीके से उठाने की बात हो, अलग स्टैंड लेने की बात हो और अपने आप को कहीं ना कहीं मैं कहूँ कि टेक्नोलॉजी के साथ आगे रखने की बात हो। इन सब क्षेत्रों में कहीं ना कहीं भारत का जो रुख है वो दुनिया को दिखाई दे रहा है। अब उतना सॉफ्ट टारगेट भारत नहीं है। नहीं, इसमें तो मुझे कोई शक नहीं है कि भारत अभी सॉफ्ट टारगेट नहीं है। देखिए, अगर आप पिछले कुछ सालों कुछ सालों का में जो हुआ है भारत में, इसको देखेंगे तो कोई भी मेजर अटैक नहीं हुआ है। और इसका मतलब सिर्फ साफ है, ये मेजर अटैक नहीं हुआ है इसलिए नहीं क्योंकि लोग करना नहीं चाहते थे, इसलिए क्योंकि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने पहले से ही उसको पकड़ लिया है। अभी बात ये होती है कि जब सिक्योरिटी एजेंसीज इसको रोक लेती हैं और जो इस प्रकार के टेरर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं उनको पहले से ही पकड़ लेते हैं, तो लोगों को पता नहीं लगता है। वो समझते हैं कि पता नहीं क्या क्या कई बार तो सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर ही लोग उंगलियां उठाते हैं कि इनोसेंट आदमी को क्यों पकड़ा है। लेकिन इस प्रकार की बात नहीं। हमारी जहां तक भारत की बात है, मुझे लगता है बहुत अच्छी तरह से ये कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन हो रहा है, इसी वजह से जो टेररिज्म के केसेस है भारत में वो अभी बहुत ही कम है। बिल्कुल, इसको पूरी तरह से जीरो करने के लिए ये भी हो सकता है, लेकिन समय लगेगा। लेकिन मैं समझता हूं बहुत अच्छा काम हुआ है। जहां तक पाकिस्तान की बात रही है, जड़ जो है वो रावलपिंडी में है और जब तक उसको एंगेज ना किया जाए और उसको समाप्त ना किया जाए, और कई तरीके हैं उसको समाप्त करने के लिए, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री, कई मेजर्स हैं, लेकिन वहां पर भी मुझे लगता है पूरी तरह से दबाव डाल रहे हैं। और इस समय पर पाकिस्तान की स्थिति भी ऐसी है कि वो इसको ज्यादा बढ़ावा नहीं दे रहा है। तो अभी आप देखेंगे कि कश्मीर में पिछले कुछ सालों में जिस प्रकार से नॉर्मल सी आई है, ये देखने काबिल है। इसी साल में अभी तक 1 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट जम्मू एंड कश्मीर में जा चुके हैं। ये तो कभी नहीं हुआ है पूरे जम्मू और कश्मीर की हिस्ट्री में। तो इससे तो ये साफ नजर आता है कि टेररिज्म किस प्रकार से कम हुआ है। जहां तक आप लेफ्ट विंग कॉरिडोर को बोलते हैं, जो नक्सल बेल्ट है, वहां पर भी आप देखोगे बहुत ही कम इंसिडेंट्स हो गए हैं। और नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर के अलावा मैं नहीं, जहां पर भी कभी कभी केस निकल आता है, लेकिन बाकी स्टेटों में ये तकरीबन शून्य तक आ गया है। तो ये इसलिए हुआ है क्योंकि भारत के जो इंटरनल सिस्टम्स हैं वो अभी बहुत मजबूत हो गए हैं और साथ ही एक्सटर्नल कोऑपरेशन भी है। तो जैसे डॉक्टर अरविंद गुप्ता ने थोड़ी देर पहले बताया, इंटेलिजेंस शेयरिंग भी बहुत हो रही है। और ये इंटेलिजेंस शेयरिंग दूसरा पहलू है, एक तो फाइनेंशियल कंट्रोल और दूसरा इंटेलिजेंस शेयरिंग। और भारत की इंटेलिजेंस शेयरिंग कई देशों के साथ है, अमेरिका के साथ है, कई वेस्टर्न यूरोप के देशों के साथ है। और ये मैं समझता हूँ ये देती है मजबूती भारत को इस समय पर भारत की जमीन के ऊपर कम से कम केसेस होने का। बिल्कुल, और इसी के साथ समय यहीं पूरा हो गया है। कटोच सर आपका, डॉक्टर अरविंद गुप्ता आपका और अनिल चौधरी जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ मुद्दा आपका में उस चर्चा में जुड़ने के लिए। जाहिर है आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और मानवता के लिए एक गंभीर और सबसे बड़ा खतरा है। इसे लेकर दोहरे मापदंड यानी डबल स्टैंडर्ड्स नहीं अपनाए जा सकते, जिस पर भारत लगातार और बार बार जोर देता रहा है। ये बिल्कुल साफ है कि टेररिज्म का खतरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है दुनिया भर में और इससे कोई भी दुनिया का हिस्सा छूता नहीं रहा है। और अगर जल्द से जल्द तमाम देशों ने आतंकवाद को सिर्फ आतंकवाद न समझा और अपनी सुविधा के हिसाब से इस समस्या को देखना बंद नहीं किया, तो इसका स्वरूप बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। इसके खिलाफ दुनिया को एकजुट होकर कार्रवाई करनी होगी और आतंकवाद की रीढ़ यानी टेररिज्म की फंडिंग और फाइनेंसिंग के खिलाफ जो एक बड़ा और पुख्ता नेटवर्क तैयार हो चुका है, उसे एक साथ मिलकर ही तोड़ना होगा, वरना आतंकवाद पर तमाम बहस सिर्फ कागजी साबित हो सकती है।
इसी के साथ मुद्दा आपका में फिलहाल इतना ही। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।